चलिए प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं अंशु गुप्ता और आप देख रहे हैं अंशु गुप्ता स्टडी मटेरियल्स यूट्यूब चैनल को। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए क्लास 10th के मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके लेक्चर नंबर 7 का। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 से लेकर के 6 तक हो चुका है। अगर आप उन सब वीडियो को नहीं देखें तो उन सभी वीडियो को जा करके देख लीजिए। उन सभी वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। चलिए अब लेक्चर नंबर 7 को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी के लिए इस YouTube चैनल पर क्लास 10th के NCERT जो मैथमेटिक्स होता है बुक बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और इस बुक का पूरा सॉल्यूशन आपको इस YouTube चैनल पर मिल जाएगा। आप सभी जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तथा साथ ही साथ बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स के एग्जाम के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए मैथमेटिक्स का चैप्टर वाइज कंसेप्ट आपको मिल जाएगा। एक पार्ट से लेकर के और 15 पार्ट तक का सबका कंसेप्ट और उसके साथ साथ सॉल्यूशन एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट होगा क्लास 10th मैथमेटिक्स, ठीक, इसी के नाम से प्लेलिस्ट होगा। आप सभी जाके YouTube पे देख सकते हैं इस चैनल के होम पेज से। तो चलिए, अगर आप देखना चाहें मैथमेटिक्स को लाइन बाय लाइन पूरा कंसेप्ट के साथ सॉल्यूशन, तो एक बार प्लेलिस्ट को जाकर के चेक जरूर करेंगे। पूरा कंसेप्ट के साथ पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है इस NCERT मैथमेटिक्स का आप सभी को वहां पे मिल जाएगा चैप्टर वाइज। तो चलिए अब आज के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज के वीडियो में क्या पढ़ना है। बैक क्लास में मैंने पढ़ा था यानी कि लेक्चर नंबर 6 में यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग करके दो से अधिक या दो संख्याओं का HCF यानी कि मौसा निकाला जाता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने बताया था। आज भी सेम उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन को लिख करके हम थोड़ा सा आप सभी को रिवाइज करवा देते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथ्म वाला आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में आता है। क्वेश्चंस जो कि आपके बुक का ही क्वेश्चंस है 225 और एक मिनट हम देख लेते हैं थोड़ा सा। 225 और 145 है शायद आपके बुक का क्वेश्चन। 225 और 135 है बुक में, ऐसे लिखा हुआ है। पहले 135 और फिर बाद में लिखा गया है 225। ये आपके NCERT मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है का मौसा निकालना है। का मौसा निकाले यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय से। इसका मौसा निकालना है यूक्लिड्स विभाजन के प्रयोग से। यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय के प्रयोग से, यानी कि जो संख्या दिया गया है 135 और 225, इसका मौसा निकालना है यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय से। चलिए अब सीखते हैं कि यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय से दो संख्याओं का मौसा यानी कि HCF कैसे निकाला जाता है। इससे पीछे मैंने ये बताया था, आप सभी को स्पष्ट ध्यान देना है। सबसे पहले इसमें माना जाता है, ठीक, माना किया जाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा कि दो संख्याएं दी गई है, जैसे यहाँ पे एक संख्या है और एक संख्या यहाँ पर है। दो संख्याएं दी गई है। इन दोनों संख्याओं को जब आप स्पष्ट रूप से देखिएगा
तो ये पता चलेगा कि एक संख्या जो है उसमें से छोटी होगी और एक संख्या जो है वह बड़ी होगी। जैसे अगर ये दोनों संख्या 135 और 225 को देखा जाए तो ये स्पष्ट पता चल जाएगा कि 135 जो है वह छोटा है और 225 जो है वो बड़ा है। तो यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथ्म में बड़ी वाले संख्या को a मान लिया जाता है, तो a का मान हो जाएगा 225 क्योंकि 225 बड़ा है। फिर v का मान हो जाएगा छोटा वाला संख्या, तो छोटा वाला संख्या है 135। इतना तक कोई दिक्कत नहीं। अब उपयोग किसका करना है? यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय का। तो पहले लिखा जाएगा कि यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड्स विभाजन यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय से। और सब किसी को बाबू पता है कि यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय जो होता है वह a बराबर वी क्यू प्लस आर होता है। नेक्स्ट क्लास में मैंने बताया था, उसको आप देखे होंगे तो स्पष्ट समझ में आया होगा, नहीं तो इस वीडियो से पहले आप उसको देख करके आइएगा जब देखने, तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा। अब क्या किया जाता है, ये दोनों नंबर को अलग यहीं पे उसी पेज पे थोड़ा सा राइट साइड में, जैसे आप सभी बचपन में HCF निकाले थे वैसे HCF निकाल लेना है। तो HCF निकालने के लिए कभी भी छोटा संख्या बाहर और बड़ा संख्या अंदर लिख दिया जाता है। अगर इसको हम 2 बार लेकर के जाते तो 270 हो जाता। 135 को 2 से गुना करते तो ये हो जाता 270, जो कि 225 से ज्यादा हो जाता। तो सिंपली यहाँ पे लेना पड़ेगा एक बार में ही। एक बार करेंगे तो 135 हो जाएगा। इसको जब हम घटाएंगे तो 5 से 5 घट जाएगा 0। ये 2 से 3 न घटेगा तो इधर से जाएगा तो 12, 12 में से 3 घटेगा 90, एक बचेगा, एक में से एक कट जाएगा। फिर वापस से इस 90 को घेरेंगे तो इस 135 को लिखा जाएगा। आप सभी ये बचपन में सीखे होंगे। अगर हम 2 बार लेकर के जाते हैं तो 90 दूना के 180, जो कि 135 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए संभव नहीं है। तो 2 बार में संभव नहीं हुआ तो एक बार में लेके जाएंगे 90। इसको घटाएंगे 5, ये 13 में से 9 गया तो 4, 45 बचेगा। इस 90 को फिर उतारा जाएगा, 45 दूना के 90 कट गया, पूरा पूरा कट गया। तो अब इससे आगे हम नहीं जा सकते हैं, कुछ भी कर ले, जब भाग पूरा पूरा कट जाता है तो उससे आगे हम नहीं जा पाते हैं। मतलब कि भाग करने वाला जो HCF वाला रूल था वो यहीं पे रुक गया। अब जब रुक गया तो देखिए ये 3 स्टेप में हुआ है। इसको थोड़ा सा हम घेरते हैं। वैसे आप सभी को बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही छोड़ना है, घेरना नहीं है, हम समझाने के लिए घेर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में मैंने भाग किया था ऐसे, 135 से एक बार में किए थे तो 90 रिमाइंडर बचा था, यहां तक भाग हुआ था। दूसरा स्टेप में इस 90 को इंक्लूड करते हुए मैंने भाग किया था, तो 90 कम 90, 135 में से 90 घट के 45 बचा था। और तीसरा स्टेप में मैंने भाग किया तो ये कंप्लीट हो गया, 145 दूना के 90 पूरा पूरा कट गया। ठीक, आप सभी को ये घेरना नहीं है, मैंने स्टेप काउंट कराने के लिए आप सभी को घेर दिया है। देखिएगा तो 3 स्टेप में भाग हुआ है, तो इधर 3 गो स्टेप बनाएंगे। ठीक, जितना स्टेप में भाग होता है उतना स्टेप बनाएंगे। स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। जरूरी नहीं है कि हरदम 3 स्टेप ही आए, कभी 5 स्टेप भी आ जाएगा, 7 स्टेप भी आ जाएगा, जैसे लंबा भाग होगा उससे लिख सकते हैं स्टेप। हो सकता है कि एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए, जैसे दूसरा का नंबर वाला जो क्वेश्चन है एक स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, हाँ, दूसरा नंबर वाला है एक स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा, तो एक स्टेप करके छोड़ देंगे। अगर कोई न कटे एक स्टेप में, 2 स्टेप में, 3 स्टेप में, उसमें 5 स्टेप आ जाए, चाहे 7 स्टेप आ जाए, तो 7 स्टेप तक जाएंगे, कोनो दिक्कत नहीं। 3 स्टेप में भाग किए, 3 स्टेप लिख दिए। अब देखिए थोड़ा सा इधर हम आते हैं। अगर हम ऐसे भाग देते हैं
तो बीच वाले को ए बोला जाता है भाज्य, इस साइड वाले को बी बोला जाता है भाजक, इस साइड वाले को क्यू बोला जाता है भागफल, और जो भाग देने के बाद नीचे बचता है पाई के उसको बोला जाता है रिमाइंडर, आर शेषफल बोला जाता है। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो ए को लिखना है, सबसे पहले क्या लिखना है, ए लिखना है। तो ए हम जैसे बोले तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ए जो है कहाँ है, बीच में है। ए कहाँ है, बीच में है। तो सबसे पहला स्टेप में बीच में देखिए 225 है, उसके बाद वाला स्टेप में जाएंगे तो बीच में 135 है, फिर उसके बाद वाला में जाएंगे तो बीच में 90 है, ठीक। फिर बराबर का चिन्ह है तो सब में दिया जाएगा बराबर। फिर लिखना है बी, किसको लिखना है, बी को। जैसे मैंने बी बोला आपके मन में ये आ जाना चाहिए कि बी जो है लेफ्ट साइड में, अगर हम ऐसे खड़ा होते हैं तो ये लेफ्ट साइड होगा, तो मतलब इस साइड वाला, इस साइड वाला देखेंगे 135, 90 है और 45 है, 135 है, 90 है और 45 है। फिर बी क्यू के बीच में कोई सिंबल नहीं रहता है तो गुना रहेगा। फिर क्यू लिखना है, क्यू। जैसे ही मैंने क्यू बोला तो आपके मन में ये विचार आ जाना चाहिए कि राइट साइड में, दहिना साइड वाला, ठीक। तो उस साइड एक एक दो है, तो एक है, फिर एक है और फिर दो है, फिर प्लस है तो सब में दिया जाएगा प्लस, ठीक। फिर अब लिखना है आर, क्या लिखना है, आर लिखना है। आर जैसे बोले तब तक पता चल रहा है कि ईसा जब पाई होगा तो उसी पाई के नीचे देख लेना है। तो सबसे पहले पाई के नीचे 90, अगले वाले में जाएंगे पाई के नीचे 45, अगले वाले में जाएंगे पाई के नीचे कट गया है, कट गया है मतलब 0 है। अब यहीं से लिख दिया जाता है मौसा। जब तीनों स्टेप का सब काम कंप्लीट हो जाए तो मौसा लिखने के लिए कुछ नहीं देखना है, डायरेक्ट नीचे आना है। मौसा निकले के लिए कहाँ आना है, डायरेक्ट नीचे। नीचे बराबर के जस्ट बाद, नीचे वाले लाइन में आ गए, बराबर के जस्ट बाद क्या चीज है, 45 यानी कि 45, तो यही जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। इतना अगर आप बनाते हैं तो आपको आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का एक क्वेश्चन प्रत्येक साल आता है, जिसमें ये पूछा जाता है आपसे कि यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय का उपयोग करके HCF निकाले, ठीक। तो चलिए अगर आप इसको उतारना चाहें तो उतार सकते हैं, थोड़ा देर के लिए टाइम है आप सभी के पास। ये 135 था, ये 5 है, ये 90 है। इसको उतारना चाहे तो आप उतार सकते हैं। चलिए लिखा गया होगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। ये तो मैंने कल सिखाया था, इसको एक बार रिकॉल कराया, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन बिहार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम HCF यानी कि मौसा कैसे निकाल सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक ये होगा अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए आप सभी, अभाज्य गुणनखंड। आज वाला जो वीडियो होगा थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड बात जो है इस चैप्टर में अभी लंबा बचा हुआ है, तो आज का वीडियो जो है थोड़ा सा 1 घंटा प्लस जाएगा, ठीक। अभाज्य
गुणनखंड, इंग्लिश होता है इसका प्राइम फैक्टर। अभाज्य गुणनखंड को इंग्लिश में बोला जाता है प्राइम फैक्टर। बहुत इजी है अभाज्य गुणनखंड, इसको समझना है कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चंस के हिसाब से इसको समझ लिया जाए। जैसे क्वेश्चंस कोई पूछ दे ये कि 96 का अभाज्य गुणनखंड, छानबे का अभाज्य गुणनखंड लिखें। छानबे का अभाज्य गुणनखंड लिखें, चाहे बताएं या फिर छानबे का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। चलिए समझिए छानबे का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या, कटाना। ठीक, जैसे ये अगर 96 हो गया तो इसको कटाएंगे, सिंपली 2 से कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 में से एगो 6 है, और आपको पता होगा कि जब 6 रहता है तो 2 से कट जाता है। कटाएंगे 2 चौके 8, 1 बचेगा और ये 6 बन के 16 हो जाएगा, तो 2 8 16। ये भी नहीं समझ में आया कि मैंने कैसे लिखा, तो समझिए कि मैंने सिंपल एक भाग किया जल्दी से। 2 चौके 8, 1 बचेगा, इस 6 को उतारेंगे, 2 8 के 16, और इसी को मैंने लिख दिया। फिर लास्ट में 8 है तो 2 से कट जाएगा 24 बार में, फिर हम 2 से कटाना चाहें तो ये कट जाएगा 12 बार में, फिर 2 से कटाए तो 6 बार में, और 2 से कटाए तो 3 बार में। कोई दिक्कत नहीं है। तो 96 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा ना, वह यही होगा। 1 2 3 4 5 बार 2 है, देख सकते हैं आप, 5 बार 2 है और 1 बार 3 है। यही हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड के बाद ये देखा जाता है कि जो नंबर आया है उसको गुना करने पर फिर पहले वाला आ जाना चाहिए। जैसे 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, दूना के 32 में 3 से गुना करेंगे तो 96 आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। उसी तरह से अगर कोई हमसे ये पूछ देता कि चलिए थोड़ा सा 50 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 50 का अभाज्य गुणनखंड, 50 का अभाज्य गुणनखंड लिखें। 50 का अभाज्य गुणनखंड लिखें या फिर बताएं या ज्ञात करें, जो भी हो। ठीक, तो सबसे पहले 50 को लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 से कट जाएगा 25 बार में, और 5 से कट जाएगा अब 5 बार में। तो हम लिख सकते हैं 50 के लिए 2 गुणे 5 गुणे 5, गुना करेंगे 2 पचे 10 पचे 50, यह आ गया। आखिर इसका नाम अभाज्य गुणनखंड क्यों पड़ा? इसका नाम अभाज्य गुणनखंड क्यों पड़ा? तो आप इन सभी आंसरों को ध्यान से जब देखिएगा तो पता चलेगा कि इसमें आने वाला हर एक संख्या अभाज्य संख्या ही होता है। जैसे 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 या 2 अभाज्य संख्या है। ऐसा कोई भी संख्या आप नहीं दिखा सकते हैं अगर हम किसी नंबर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ें तो उसमें अभाज्य संख्या के अलावा कोई दूसरा संख्या आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। आप कुछ भी लेकर के देखिए ना, जैसे चलिए ये तो आपको लिख लेना है, अब हम कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं उसको देखिए। जैसे मान लीजिए कि आपका मन हो गया इसको तोड़ना है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 2 से करेंगे 70 बार में हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 35 बार में हो जाएगा,
फिर इसको 5 से करेंगे 7 बार में हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणा में 7, ऐसे लिखेंगे। तो देखिए 2 अभाज्य संख्या ही होता है, 5 अभाज्य ही होता है और 7 अभाज्य ही होता है। यानी कि किसी बड़ी संख्या को अगर हम उसके छोटे छोटे गुणनफल के रूप में लिखें तो उसमें से हर एक संख्या को हम अभाज्य संख्या ही बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो इसको लिखा जाएगा। उससे पहले याद रखिएगा ये नोट में जो बात है, जैसे मैंने बताया था आप सभी को कि यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय का उपयोग करके केवल HCF मतलब कि मासा निकाला जाता है। सेम उसी तरह हम अभाज्य गुणनखंड के द्वारा HCF भी निकाल लेते हैं और LCM भी निकाल लेते हैं, मतलब मासा भी निकलेगा और लसा भी निकलेगा। तो इस बात को लिखा जा सकता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 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 2 या अधिक संख्याओं का मौस जिसको HCF बोला जाता है और लसा जिसको LCM बोला जाता है, दोनों ज्ञात किया जाता है। दोनों ज्ञात किया जाता है। इस बात को लिख लीजिए कि अभाज्य गुणनखंड विधि के अब इस टोटल को आप सभी उतार लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग ये डाल दीजिए लोग। जैसे अभी अभी मैंने नीचे ये लिखा था कि हम अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करके मासा और लसा यानी कि HCF और LCM दोनों निकालते हैं ना। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस के माध्यम से ही समझ लिया जाए कि HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकाला जाता है। एक क्वेश्चंस जो कि आपके बुक का ही है, मैं उसको लिख रहा हूं। ठीक, क्वेश्चंस है 26 और 91। चलिए क्वेश्चंस आप सभी लिखिए मेरे साथ कि 26 और 91 का 26 और 91 का मसह और लसह, मसह को बाबू HCF भी बोला जाता है, याद रखिएगा। 26 और 91 का मसह और लसह अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालें। 26 और 91 का मसह और लसह अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालें। चलिए इसको समझते हैं कि 26 और 91 दो संख्या है। इस दोनों संख्याओं का
मौसा निकालना है और लौसा निकालना है, सही है। लेकिन शर्त ये है कि अभाज्य गुणनखंड विधि को अपनाना है, ठीक। वैसे ये कोनो बात नया नहीं है, आप सभी अगर बढ़िया से पढ़े होंगे अपने स्कूल में या फिर कहीं पे क्लास 5 को और 6 को, तो क्लास 5 और 6 में ये बात आपको बताया गया होगा, ठीक, कि मसा और लसा निकालना क्लास 5 और 6 में आप सभी मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का उपयोग करके एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना क्लास 5-6 में आप पढ़े होंगे, ठीक। तो सबसे पहले कंडीशंस क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करना है। तो पहले जो संख्या है 26 उसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, तो 26 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक, 26 का अभाज्य गुणनखंड। छब्बीस का भाज्य गुणनखंड तो दूसरे जगह इधर कहीं साइड में, चाहे या फिर दूसरे पेज पे आप कर सकते हैं। 26 को कटाएंगे तो 2 गुणे 13, अब किसी से नहीं कटेगा, नहीं ना कटेगा, तो 26 के लिए हम लिख सकते हैं 2 गुणा में 13, ठीक। उसी तरह से 91 है, तो इस 91 का अभाज्य गुणनखंड, 91 का अभाज्य गुणनखंड, जो संख्या दी रहेगी उस सब का अभाज्य गुणनखंड करना है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड जब हम नहीं कर पाएंगे तो उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। फिर 91 दिया गया है, तो 91 को कटाएंगे तो ये 7 से कट जाएगा 13 बार में। सबको पता होगा कि 13 गुने 7 91, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 गुना 13। दोनों का अभाज्य गुणनखंड सबसे पहला काम होता है, अगर 3 गो नंबर दिया रहेगा तो तीनों का अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा। मैंने कर दिया दोनों का अभाज्य गुणनखंड। अब निकालना क्या है, मस और निकालना है लस। इसलिए मस क्या होगा और लस क्या होगा, यही बताना है कि मस और लस को कैसे निकाला जाता है, ठीक। अब देखिए मासा निकालने के लिए सबसे पहले देखिए कि मासा मतलब समझ लीजिएगा कॉमन, मासा मतलब कॉमन, जौन की दोनों में चाहिए, तो दोनों में क्या है 13 हो गया, मासा 13। लसह निकालना थोड़ा सा कठिन होता है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता है, थोड़ा सा कठिन होता है। सबसे पहले देखिए कि क्या क्या आया है, 2 आया है, 7 आया है और 13 आया है, यही 3 गो संख्या है, 2 है, 7 है और 13 है ना। तो देखा जाता है कि 2 कितना बार है, 2 एक बार है ना। 7 सबसे ज्यादा कितना बार है, एक बार। 13 सबसे ज्यादा कितना बार है, तो ध्यान जाएगा कि 13 2 बार है, नहीं, 13 जो है देखेंगे तो दोनों में एक हक्के बार है, तो एक के बार लिखा जाएगा, ठीक। कितना बार है एगो में, तो एगो में देखेंगे एक बार और इसमें भी देखेंगे तो एक बार, मतलब एक बार लिखा गया। 2 देखेंगे तो एक बार है, इसमें है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, एक बार है ना तो एक लिखा गया। फिर 7 एक बार है तो एक बार लिखा गया। इस तीनों को गुणा करेंगे, 2 सते 14, 14 और 13 को गुणा करेंगे तो 182 आता है शायद, 14 तिया के 42, 14 एकम 14, 182। चलिए सही हुआ, 182 आ गया। तो यही जो हो जाएगा इसका एलसीएम का काम करेगा। ध्यान से समझिए, मासा निकालने में कोई लोचा नहीं है, एकदम आसान है, जो दोनों में होगा, दोनों में था 13 हो गया। लेकिन एलसीएम निकालना थोड़ा सा कठिन होता है, दिमाग कंफ्यूज हो जाता है इस पे।
तो पहले देख लिया जाता है कि कौन कौन सी संख्या आई है। तो 2 है, 7 है और 13 है। मैंने इधर लिख दिया कहीं साइड में। अब देखिए कि 2 कितना बार था, कितना बार, तो 2 सबसे ज्यादा एक बार था। 7 कितना बार था, तो 7 सबसे ज्यादा एक बार था। फिर देखिएगा कि 13 सबसे ज्यादा कितना बार है, तो 13 दोनों में एक एक बार है, तो एक बार है। लिखा गया 2 7 13 को गुणा कर दिए 182 आ गया। ठीक, चलिए इस बात को थोड़ा सा हम यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि आगे इसका यूज होने वाला है। ठीक, इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में लिखते हैं कि एगो संख्या 26 थी और एगो संख्या 91 थी। तो जब मैंने इसका एलसीएम निकाला तो वो आया 182, और जब एचसीएफ निकाला तो वो आया 13। ठीक, इस बात को हम लिखते हैं क्योंकि अब इसको मिटाना है, और जस्ट आगे चलेंगे तो इसका पुष्टिकरण होगा। इससे कुछ बात सीखने को मिल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और सीखते हैं, जिससे थोड़ा सा ये कंफ्यूजन जो है दूर हो जाएगा। जिसमें से और हम ले सकते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं 12 15। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है उसमें 12 है और एक जो है वो 15 है। ठीक, 12 15 का मौसा और लसा निकालना है। शर्त वही है, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके। इससे भी एक क्वेश्चन पूछता है। कंडीशंस देखिए, अगर यूक्लिड्स विभाजन पूछेगा तो अभाज्य गुणनखंड नहीं पूछेगा। अगर अभाज्य गुणनखंड पूछ दिया तो जो मैंने पहले पढ़ा यूक्लिड्स विभाजन वो नहीं पूछेगा। यानी कि ये दोनों एक दूसरे से पूरक है, बॉन्डिंग है। एगो पूछेगा तो दूसरा नहीं पूछेगा, उसको पूछेगा तो इस साइड वाला, मतलब कि एगो नहीं पूछेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों पूछ लेता है। ठीक, जैसे 2025 के सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में दोनों पूछा गया है। ठीक, इसीलिए दोनों टॉपिक को ध्यान से समझना है। अब चलिए इसको बनाते हैं। अभाज्य गुणनखंड करना है तो सिंपली 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 12 का अभाज्य गुणनखंड, 12 का अभाज्य गुणनखंड। बारह का अभाज्य गुणनखंड इधर निकालते हैं। 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, अब नहीं कटेगा, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3। फिर लिखना है 15 का अभाज्य गुणनखंड। 15 का अभाज्य गुणनखंड, तो 15 को सिंपली 3 गुणे 5 लिखेंगे। सिंपली अभाज्य गुणनखंड से निकालना था 12 15 का अभाज्य गुणनखंड, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मौसा निकालना है तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो 3 3, बात खत्म, हो गया आंसर। मौसा निकल गया। मौसा निकालने में दिक्कत ही नहीं है, देख लेना है कि दोनों में क्या चीज है। 3 3 दोनों में है, एक हगो हो गया। एलसीएम लसा निकालने के लिए पहले देखेंगे तो 2 आया है, 3 आया है और 5 आया है। आया है ना, 2 3 5। 2 देखिए सबसे ज्यादा कितना बार है, एक गो में ज्यादा 2 बार है। फिर 3 को देखेंगे तो 3 एक बार इसमें है और एक बार इसमें, लेकिन बाबू एक बार ही लिया जाता है। एक एक आ गया तो 3 एक बार लिया जाएगा, और 5 जो है एक बार है तो उसको लिया जाएगा। ठीक, इसको और ही हम अलग तरीका से समझ सकते हैं। एलसीएम वाला बाबू थोड़ा सा कठिन होता है, तो एक दूसरा तरीका अपनाते हैं, भला क्या होता है।
2 2 3 है, 3 और 5 है। तो कुछ हम इस तरह से अपना सकते हैं। सबसे पहले जो कॉमन है उसको लिख लीजिए, मतलब 3 जो कॉमन है लिखा गया। फिर ये सोचना है कि जो बच गया वो सब लिख देना है। कॉमन जो है उसको लिख देना है, उसके बाद बचल का सब लिख देना है। तो बचल का है 2 2 और इधर बचल का है 5। देखिए तो सेम कुछ उसी तरह से है ना। तो हई समझ में आ गया तो ही समझ लेना है, और नहीं तो ये समझ में आ गया तो ई समझ में। उम्मीद है कि ज्यादा इजी यही है। ठीक, मसा निकालने में तो कोई लोचा ही नहीं है, जो दोनों में है वो हो गया, बात खत्म। एलसीएम में लोचा था, मैंने खत्म कर दिया। कैसे खत्म हुआ? जो कॉमन है उसको लिख लेंगे, बाकी बचल का सब लिख देंगे। ठीक, चलिए गुणा करेंगे इसको। 2 दूना के 4 तिहाई 12 पचे 60, 12 पचे होता है 60। एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। चलिए अब थोड़ा सा गेम शुरू हो रहा है इसमें। फिर इसको इधर हम लिख रहे हैं 12 15। अगर हम संख्या लिए हैं तो इसके लिए एलसीएम अगर देखें तो 60 आया हुआ है, और एचसीएफ देखें तो 3 आया हुआ है। पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा क्वेश्चन ये था। पहला का आंसर एलसीएम में 182 और एचसीएफ में 13 था। दूसरे में एलसीएम 13 था, और सॉरी एलसीएम 60 था और एचसीएफ 3 था। अब यहां से थोड़ा सा गेम शुरू करते हैं, ध्यान दीजिए। अगर हम इस दोनों को गुणा करते हैं, इस दोनों को गुणा करते हैं, तो चलिए थोड़ा सा हम गुणा करते हैं कि क्या आता है। 26 और 91 को गुणा करना है। जैसे सिंपली गुणा होता है, 6 एकम 6, 6 नवा 54, एक अंक के साथ कटेगा, 2 एकम 2, 2 नवे 18, 6 4 2 6, 8 5 13 और एक हासिल हो जाएगा मिलके 2। मतलब कि इस दोनों को जब हम गुणा कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आ रहा है 23 66 2600, सॉरी 2366। इस दोनों को गुणा करके देखते हैं कि आखिर क्या होता है। 182 और 13 को गुणा करते हैं, 2 तिहाई 6, 8 तरीके 24 का 4 हासिल 2 होगा, 3 एकम 3 और 2 5, एक अंक के साथ कटेगा, 1 2 ना के 2, 1 8 8, 1 एकम 1, जोड़ेंगे 6 6 8 5 13 का 3 हासिल 1, और एक हासिल इसमें जाकर जुड़ जाएगा 2। यह भी आ गया 23 66। अब आपको समझ में आ गया होगा हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक, फिर से इस दोनों को एक बार हम गुणा करके देखेंगे। तो 12 और 15 को गुणा करना है। ठीक, 12 और 15 को गुणा करना है, तो 12 पचे 60 हो जाएगा और 12 एकम 12 हो जाएगा। ठीक, 0 100 2 8 1 180 आएगा इसका आंसर। 60 और 30 को गुणा करेंगे तो ये भी 180 ही आएगा, 60 तरीके 180। अब देख के अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो ये समझ में आ गया होगा कि यह जो दोनों है वह कैसा है, बराबर है। चाहे इस दोनों को देख लीजिए, ये दोनों भी बराबर है ना। अब हम इससे निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि दो गो संख्या लेकर के उसको गुणा करें, या फिर
उसके HCF और LCM को गुणा करें तो दोनों का जो आंसर होगा वो बराबर होगा। होगा ना? दो गो संख्या लिए, गुणा किए 2366, उसका LCM HCF लिए, उसको गुणा किए 2366, दो गो संख्या लिए, गुणा किए 180, दोनों संख्याओं का LCM HCF लिए और गुणा किए 180। यानी कि इसको अब हम आसान शब्द में यह कह सकते हैं कि दो गो संख्या लेकर के उसको गुणा कर दीजिए, फिर उसके HCF और LCM को गुणा कर दीजिए, तो आपको ये पता चलेगा कि दोनों के आंसर जो होते हैं वो बराबर होते हैं। चाहे कोई भी दो नंबर ले लीजिए, उसको गुणा कर दीजिए और उसके HCF LCM को लेकर के गुणा कर दीजिए, तो दोनों का आंसर जो हो जाएगा एक्यूरेट बराबर होगा। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, क्योंकि इससे एक ऑब्जेक्टिव्स आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में हर एक साल पूछा जाता है। अब की भी 2026 में अगर आपका एग्जाम होगा तो उस साल भी पूछेगा, 27 में भी एग्जाम आएगा तो उस साल भी पूछेगा। मतलब एक शब्द में जब तक बिहार बोर्ड रहेगा तब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आएगा। चलिए एक थोड़ा सा शॉर्ट में जल्दी से हम लेकर के देखते हैं कि आखिर हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि कोई बोल दे कि 5 और 10 कोई संख्या है, ठीक, तो 5 10 का अगर हम निकालेंगे LCM, तो 5 और 10 में देखेंगे, 5 को लिखेंगे 5 और 10 को लिखेंगे 2 गुणे 5, तो LCM हो जाएगा इसका, एक तो 5 कॉमन हो जाएगा और एक 2, मतलब LCM का काम करेगा। LCM जो जाएगा वो 10 होगा और HCF दोनों में कॉमन है, देख सकते हैं 5, तो HCF हो जाएगा 5। अब ई दोगो को गुणा कीजिए तो 50 ही आएगा, चाहे उसका HCF और LCM को गुणा कीजिए तब भी 50 से आएगा। आएगा ना? यानी कि आप दुनिया में कोई भी दो गो संख्या ले लीजिए, उसको गुणा कीजिए, चाहे उसके HCF LCM को गुणा कीजिए, हमेशा हमेशा जो दोनों का आंसर होगा वह बराबर होगा। ठीक, तो इसी बात को अब नोट बना करके हम ये लिखते हैं और आपको भी लिख लेना है और पूरे जिंदगी भर के लिए इस बात को याद रखना है, क्योंकि यह जो है केवल क्लास 10th के लिए नहीं, भविष्य में आप जब तक पढ़िएगा, जैसे आगे चल करके रेलवे, SSC, GD, किसी चीज का अगर आप मैथमेटिक्स से रिलेटेड जनरल मैथ का एग्जाम देते हैं तो ये फॉर्मूला आपको काम आएगा। ठीक, कि दो संख्याओं का गुणनफल अपने HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होते हैं। तो चलिए इसको नोट बना करके हम लिख दे रहे हैं, आप भी अगर लिख रहे हो तो मेरे साथ साथ लिख लीजिएगा। ठीक, लिखना यह है कि दो संख्याओं का दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उसके दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उसके मौसह और लौसह मौसह और लौसह के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, दो संख्याओं का गुणनफल उसके मौसह और लौसह के गुणनफल के बराबर होता है।
इसको शॉर्ट में लिखे हम तो ये लिख सकते हैं कि यदि a कोई संख्या है और b कोई संख्या है और दोनों को हम गुणा कर दें तो वह बराबर हो जाएगा किसके गुणा के, HCF और LCM के गुणा के बराबर हो जाएगा। इस सूत्र को आप याद रख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि A गुणे B। ठीक, A एक संख्या है और B एक संख्या है, दोनों का गुणनफल बराबर होगा खुद के HCF और LCM के गुणनफल के। यही मैंने लिखा है, जल्दी से आप सभी इसको लिख लीजिए। चलिए अब इसके हिसाब से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज आभाज्य गुणनखंड को खत्म ही कर देना है, चाहे लेक्चर जितना लंबा हो जाए। 1 घंटा होगा ज्यादा से ज्यादा लगेगा तो टोटल लेक्चर में। ठीक, इस शॉर्ट फॉर्म को केवल हम छोड़ रहे हैं, बाकी सबको मिटा दे रहे हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या था, इसको ऊपर लिख देते हैं हम एक बार। ठीक, शॉर्ट फॉर्म में मैंने ये लिखा था सूत्र के रूप में। सूत्र 1 नंबर में मैंने लिखा था कि A गुणा B जो होगा वह बराबर होगा HCF गुणे LCM। अब यहां से अगर हम A का वैल्यू निकालें तो देखिए HCF, ध्यान से पहले समझ लीजिए उसके बाद लिखिएगा लोग। HCF गुणे LCM उस साइड तो है, इधर हम A का वैल्यू निकाले हैं तो A को अकेला करेंगे, मतलब इस B को हटाना पड़ेगा। और आप सभी क्लास 8 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जब हम गुणा वाले को हटाते हैं तो कहाँ हटता है, भाग में हटता है, मतलब बाटा के नीचे। उसी तरह से तीसरा फॉर्मूला, अगर हम B का वैल्यू निकालें तो उस साइड HCF गुणे LCM तो रहेगा, लेकिन V का वैल्यू निकालना है तो इस A को हटाना पड़ेगा, और A गुणा में है तो गुणा वाला जाके भाग में। ठीक, इसी तरह से चौथा फॉर्मूला, अगर हम HCF का पूछे तो देखिए इस साइड A गुणे B तो है, कोई दिक्कत नहीं। अब होगा क्या, HCF का वैल्यू निकालना है, मतलब LCM को हटाना पड़ेगा, और LCM गुणा में है तो इस साइड आ जाएगा भाग, मतलब बाटा के नीचे। उसी तरह से हम LCM भी लिख सकते हैं, तो LCM बराबर हो जाएगा A गुणे B तो है इस साइड, LCM निकालना है तो इस HCF को हटाना पड़ेगा तो बटा में चल जाएगा क्योंकि गुणा में है। तो ये 5 फॉर्मूला हो गए जो कि मस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पांचों फॉर्मूला को उतार लेना है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट को पढ़ते हैं इन फॉर्मूला के बाद। बहुत छोटा चैप्टर है, छोटा चैप्टर बोल रहे हैं सॉरी, छोटा सा टॉपिक है जो अभाज्य गुणनखंड से ही रिलेटेड है। ठीक, वो टॉपिक है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। नाम आप सभी को नया मिल रहा होगा। ठीक, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। ध्यान से समझना है कि क्या होता है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। चलिए, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम बैक क्लास का रिवाइज कराते हैं। बैक क्लास में आप सभी लेक्चर नंबर 1 या 2 में पढ़े होंगे एक अभाज्य संख्या के बारे में, जिसको
ऋण संख्या बोला जाता है प्राइम नंबर, और एक इसी का उल्टा संख्या जो होता है वो होता है भाज्य संख्या, जिसको बोला जाता है यौगिक संख्या या कंपोजिट नंबर इंग्लिश होता है। इसको बहुत शॉर्ट में हम बताएंगे, डीप में तो नहीं बताएंगे। डीप में आप सभी वहां पे पढ़े हैं और आपको याद भी होगा, नहीं याद है तो कॉपी को याद करते रहिएगा। अभाज्य संख्या जो होता है वो एक और खुद से कटता है। इसके एग्जाम्पल में बताए थे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, सॉरी 15 तो होगा नहीं, 17। भाज्य संख्या एक और खुद के अलावा दूसरे से भी कटता है, 4, 6, 8, 9, 10, ऐसे कुछ भी हो सकता है। ठीक, सो एक और खुद के अलावा दूसरों से कट जाए तो अभाज्य संख्या समझ में आ गया और भाज्य संख्या समझ में आ गया। अब अभी कुछ देर पहले हम अभाज्य गुणनखंड बता रहे थे। अभाज्य गुणनखंड बता रहे थे ना, जैसे मैंने बताया था 26 का अभाज्य गुणनखंड तो लिखा था 2 गुणे 13। ठीक, उसी तरह से मैंने 50 का भी अभाज्य गुणनखंड बताया तो 2 गुणे 5 गुणे 5 लिखा था। मैंने 91 का भी अभाज्य गुणनखंड बताया तो 7 गुणे 13 लिखा। मैंने 15 का भी अभाज्य गुणनखंड अभी बताया था 3 गुणे 5 लिख करके 12 को भी बताया था 2 गुणे 2 गुणे 3। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा मैंने जो लिया था उसको समझा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि इतना ही है। आप 80 ले लीजिए, 40 लीजिए, 20 लीजिए, 35 लीजिए, 75 लीजिए, जो मन वो लीजिए भाज्य संख्या। ठीक, अब देखिए अंक गणित का आधारभूत प्रमेय जो है इसी पे घूमता है। इसी पे कैसे घूमता है, तो इस साइड वाले को जब हम देखेंगे तो ये पता चल रहा है कि भाज्य संख्या है, यह जो है भाज्य संख्या है ना, क्योंकि 26 जो है 1 और 26 के अलावा 2 और 13 से भी कट रहा है। 50 जो है इसके अलावा 1 और 50 के अलावा 2 और 5 से कट रहा है, हालांकि ये 10 से भी कट जाएगा, 25 से भी कट जाएगा, उतना नहीं लेना हमको। 91 जो है 1 और 91 के अलावा 7 से और 13 से भी कट रहा है, मतलब कि यह भाज्य संख्या है, इसमें कोई भी शक नहीं है। इस साइड वाले को ले हम तो देखिए 2 अभाज्य है, 13 भी 1 और 13 से ही कटेगा, अभाज्य है। 2 अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, 13 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, मतलब कि ये सब जो है वो कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। इस टोटल काम में यहाँ पे मैंने जो भी किया है इसमें क्या किया है, भाज्य संख्या को, ध्यान दीजिएगा, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल मतलब कि गुना के रूप में लिखा है ना। देख लीजिए एक बार फिर से, ये सब के सब जो है भाज्य संख्या है, उसको अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में मैंने लिखा हुआ है, लिखा है ना। तो यही जो होता है वो अंक गणित का आधारभूत प्रमेय का कथन है। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय का कथन जो है CF गॉस के द्वारा दिया गया है, CF गॉस। ठीक, CF गॉस को बोला जाता है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ठीक, हालांकि ये नियम अगर उस समय हम रहते तो हम भी दे सकते थे, क्योंकि कोई भी आप भी दे सकते हो कि अभाज्य संख्या है तो हम उसको भाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं, इतना आसान चीज कोई भी बता सकता है। ठीक, हालांकि उस समय ये थे, ये बता दिए, पहले इनका नाम हो गया। ठीक, अगर आप में भी क्षमता है तो कुछ सोच करके बता दीजिए, जो अभी तक नहीं है आपका भी नाम हो जाएगा। ठीक, लेकिन उससे क्या करना है, बस हमें अंक गणित का आधारभूत प्रमेय का कथन पढ़ना है, जिसमें यह बताया गया है कि कोई भी अगर भाज्य संख्या है तो हम उस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। यही जो है अंक गणित का
आधारभूत प्रमेय का कथन होता है, यह किनके द्वारा बताया गया था? तो सी.एफ. गॉस। सी.एफ. गॉस को बोला जाता है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। थोड़ा सा इनका हम नाम देख लें, सही लिखा गया है ना सही तरीका से, क्योंकि ये सब लैटिन नाम है, इसमें थोड़ा सा हर्षिकार दीर्घिकार कैसे होता है किसी को पता ही नहीं चल पाता। ठीक, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। ठीक, सही है। चलिए, आपके बुक में तो इनका नाम नहीं दिया गया है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस का। चलिए, बात खत्म कीजिए, नहीं दिया गया है, सही लिखा गया है। कार्ल फ्रेडरिक गॉस जो है वो अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के कथन को दिए थे। अब चलिए इसके कथन को हम लिख लेते हैं। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, इसमें हम लिख सकते हैं, आप सभी भी मेरे साथ साथ अगर लिख रहे हो तो ये लिख लीजिए। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के कथन अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के कथन के अनुसार किसी भी भाज्य संख्या को अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के कथन के अनुसार किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यह कथन सी.एफ. गॉस, दिख रहा है ना सी.एफ. गॉस? चलिए लास्ट स्टेप है, दिख रहा है। यह नियम, यह कथन सी.एफ. गॉस, जिसको बोला जाता है कार्ल फ्रेडरिक गॉस, सी.एफ. गॉस, यानी कि यह कथन जो है सी.एफ. गॉस यानी कि कार्ल फ्रेडरिक गॉस के द्वारा दिया गया। यह कथन जो है सी.एफ. गॉस यानी कि कार्ल फ्रेडरिक गॉस के द्वारा दिया गया है। अब चलिए, जो कुछ एग्जाम्पल थे उसमें से कुछ एग्जाम्पल्स में लिख दे रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि यही एग्जाम्पल्स है, इसके अलावा आप दूसरा भी कोई भी भाज्य संख्या ले करके उसे अभाज्य संख्या में लिख सकते हैं। मैंने इसलिए इसको लिखा क्योंकि मैंने इसको अभी थोड़ा देर पहले समझाया था। ठीक, तो ये जरूरी नहीं है कि यही एग्जाम्पल होगा। बाबू आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, इस गलत फहमी में मत रहना कि है ये 5 गो संख्या है। ठीक, आपको जो मर्जी वो भाज्य संख्या ले सकते हैं, इधर भी अलग अलग अभाज्य संख्या आ सकता है।
तो चलिए अंक गणित का आधारभूत प्रमेय तो हो गया। अब चैप्टर जब इतना देर तक हो गया तो लास्ट एक टॉपिक बचा हुआ है, जिस टॉपिक को बोला जाता है ट्रीफैक्टर यानी कि गुणनखंड वृक्ष। उसको थोड़ा सा लिख लिया जाए, समझ लिया जाए, आसान है। ट्रीफैक्टर किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। और कल से जो है इस चैप्टर का क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाएगा। आज यह पूरा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। चलिए हेडिंग दीजिए गुणनखंड वृक्ष, या फिर वृक्ष गुणनखंड भी आप इसको बोल सकते हैं। वृक्ष गुणनखंड, गुणनखंड वृक्ष बोलिए चाहे वृक्ष गुणनखंड बोलिए, इसको ट्री फैक्टर भी बोला जाता है, चाहे फैक्टर ट्री भी बोल सकते हैं। ठीक, ट्री फैक्टर चाहे फैक्टर ट्री, आप जो भी है उसको लिख सकते हैं। ट्री फैक्टर लिखिए चाहे फैक्टर ट्री लिखिए, गुणनखंड वृक्ष। चलिए जैसे कि मान लीजिए कि 240 है, ठीक, इस 240 को अगर हम 2 से कटाएंगे तो ये कटेगा 120 बार में। ठीक, 120 को अब हम कटाएंगे 2 से तो ये कटेगा 60 बार में। ये 2 नहीं कटेगा, इस 60 को 2 से कटाएंगे फिर ये कटेगा 30 बार में। फिर इस 30 को कटाएंगे 2 से, यह कटेगा 15 बार में। फिर इस 15 को कटाएंगे 3 से तो ये कटेगा 5 बार में। यही जो होता है वो गुणनखंड वृक्ष यानी कि ट्री फैक्टर होता है। ठीक, चलिए एक इससे और समझ लेते हैं ट्री फैक्टर। जैसे कि कोई बोल दे 125 का ट्री फैक्टर करना है, तो 125 जो है 5 से कटेगा 25 बार में। फिर ये 25 जो है 5 से कटेगा 5 बार में, तो इतना ही छोटा जो है इसका ट्री फैक्टर बन गया। तो इस तरह से ये ट्री फैक्टर यानी कि गुणनखंड वृक्ष लिखा जाता है। तो चलिए इतना कुछ करने के बाद आज का जो ये वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। और याद रखिएगा कि आपका जो रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या है, इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है वो समाप्त हो गया। अब आपको कहीं से कुछ भी कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। रियल नंबर वास्तविक संख्या के लिए इतना कंसेप्ट बहुत ज्यादा हो गया आप सभी के लिए। अब कल से प्रश्नावली बनेगा, यानी कि एक्सरसाइज 1.1 से पूरा का पूरा क्वेश्चंस आप सभी को इस जैसे कंसेप्ट्स को लाइन बाय लाइन समझाया गया, वैसे हर एक क्वेश्चंस को लाइन बाय लाइन हल किया जाएगा, मतलब सॉल्यूशन किया जाएगा। आप सभी इस कंसेप्ट्स को याद कर लेंगे, क्योंकि जब तक आप कंसेप्ट्स को याद नहीं करेंगे तब तक आपको प्रश्नावली बनाने में मजा नहीं आएगा और आपको दिक्कत होगा। ठीक, चलिए आज तो बहुत ज्यादा वीडियो है, लेकिन अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए तो आपके लिए थैंक्स। और उम्मीद है कि वीडियो बाबू आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने सभी दोस्त साथी मित्रों के पास शेयर करेंगे। अगर चैनल पर पहले बार हो और चैनल का वीडियो देख करके आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस पे आप सभी के लिए क्लास 10th के मैथमेटिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो भी है उन सब का भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव्स का सेशन इस पे लाइव क्लास में लिया जाता है। ठीक, तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही।